अब हम आते हैं एक बहुत अहम लेकिन अंतिम बिंदु पर इस अध्याय के, और वह है मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांतों में अंतर क्या है। समानताएं तो कोई विशेष अध्ययन की बात नहीं है, लेकिन अंतर जो है वो हमें जानना बहुत ज़रूरी है। So, differences between the fundamental rights and the directive principles, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में अंतर। यहाँ देखना शुरू करें। मौलिक अधिकार जो है, मौलिक अधिकार को न्यायालय का संरक्षण प्राप्त है, अर्थात यदि नागरिक के किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है तो वह न्यायालय की शरण ले सकता है। इस प्रकार मौलिक अधिकारों को हम न्यायालय के द्वारा लागू कराना सुनिश्चित कर सकते हैं। मौलिक अधिकारों के मामले में हम न्यायालय जा सकते हैं। इसके ठीक विपरीत यदि हम नीति निर्देशक की बात करें तो इनको लागू करवाने के लिए न्यायालय नहीं जाया जा सकता, और न ही न्यायपालिका या कोर्ट सरकार को उन्हें लागू करने के लिए आदेश दे सकती है या बाध्य कर सकती नहीं। तो पहला अंतर तो ये है, जस्टिशिएबल, नॉन जस्टिशिएबल। इस पर न्याय प्राप्त किया जा सकता है, मांगा जा सकता है, इस पर न्याय की अपेक्षा नहीं की जा सकती यदि सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है तो। दूसरा, मौलिक अधिकारों की प्रकृति जो है वो नकारात्मक है। ये राज्य के अधिकारों पर प्रतिबंध लगाता है। मौलिक अधिकार जनता को मिला है, और क्यों मिला है? शासन को निरंकुश होने से रोकने के लिए इसका हमने अध्ययन किया। शासन को तानाशाही रवैया बनाए, शासन के तानाशाही रवैये से बचाने के लिए अधिकार दिए गए हैं। तो ये प्रतिबंध हैं, और प्रतिबंध जो है शब्द वह नकारात्मक है। इसलिए मौलिक अधिकारों की प्रकृति को हम नकारात्मक कह सकते हैं, क्योंकि ये प्रतिबंध है। अनुच्छेद 13 में तो कहा भी गया है कि राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकारों द्वारा दिए गए अधिकारों को छीनता हो, जो मौलिक अधिकारों के तहत दिए गए अधिकारों को छीनता हो। ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाने का प्रावधान, आदेश है अनुच्छेद 13 में। तो ये नकारात्मक है। दूसरी ओर नीति निर्देशक सिद्धांत जो हैं, इनकी प्रकृति सकारात्मक है, जो राज्य को कुछ करने के लिए निर्देश देते हैं, राज्य को कुछ करने के लिए दिशा देते हैं। तो ये सकारात्मक, करने के लिए, और यहाँ प्रतिबंध के लिए, इसलिए ये नकारात्मक, वो करने के लिए, इसलिए सकारात्मक। तीसरा, मौलिक अधिकारों का विषय, मौलिक अधिकारों का संबंध, ताल्लुकात किससे है? व्यक्ति से, नागरिक से। अर्थात मौलिक अधिकार व्यक्तियों को प्राप्त हैं, और इन्हें पाने के लिए न्यायालय जाया जा सकता है, न्यायालय में अपील की जा सकती है। यदि मौलिक अधिकार ना मिले या किसी कारण से वंचित कर दिया जाए तो एक व्यक्ति नागरिक के नाते न्यायालय जा सकता है। समझने की बात यह है कि मौलिक अधिकारों का संबंध व्यक्ति से है, लेकिन नीति निर्देशक सिद्धांतों का संबंध, नीति निर्देशक सिद्धांतों का संबंध राज्य से है, स्टेट से है, गवर्नमेंट से है। मौलिक अधिकारों का विषय व्यक्ति है, नीति निर्देशक सिद्धांतों का विषय राज्य है। अर्थात ये राज्य के लिए निर्देश हैं, ना कि व्यक्ति के लिए। जबकि मौलिक अधिकार व्यक्ति के लिए हैं, राज्य के लिए नहीं। ठीक उसका उल्टा। चौथा, मौलिक अधिकार का क्षेत्र राज्य में निवास करने वाले नागरिकों तक सीमित है। इस देश के जो नागरिक हैं, नागरिक होने के नाते उन्हें ये मौलिक अधिकार मिले हुए हैं।
तो उसकी सीमा क्या है मौलिक अधिकारों की? देश की सीमा, क्षेत्र में निवास करने वालों तक ही, क्षेत्र के बाहर के लिए नहीं है। वहीं नीति निर्देशक सिद्धांत जो हैं उनका क्षेत्र ज़्यादा व्यापक है। नीति निर्देशक सिद्धांतों का क्षेत्र जो है वो अंतर्राष्ट्रीय है, विश्व शांति को भी लेकर नीति निर्देशक सिद्धांत हैं। हमारी विदेश नीति के तहत भी कुछ नीति निर्देशक सिद्धांत बने हुए हैं। दूसरे शब्दों में नीति निर्देशक सिद्धांतों का दायरा ज़्यादा व्यापक है, वैश्विक है, जबकि मूलभूत अधिकारों का दायरा क्षेत्रीय है, देश की सीमाएं हैं। क्या मौलिक अधिकार सतत हैं या नीति निर्देशक सिद्धांत किसी खास समय काल में उनका अस्तित्व नहीं रहता? ऐसा भी है। इस संबंध में मौलिक अधिकारों को सीमित किया जा सकता है, यह हमने पढ़ा है, और सीमित किया जा सकता है। वैसे ही इसकी कई सीमाएं हैं और कुछ अपवाद भी हैं। लेकिन ये भी आपको मालूम है कि मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है, उन्हें समाप्त नहीं किया जा सकता। समाप्त करने के लिए संवैधानिक संशोधन की जरूरत है, लेकिन स्थगित करने के लिए आपातकाल जैसी स्थितियां पर्याप्त हैं। आपातकाल की घोषणा हो तो मौलिक अधिकार स्वयमेव स्थगित हो जाते हैं। लेकिन नीति निर्देशक सिद्धांत कभी भी किसी भी अवस्था में सीमित नहीं किए जा सकते, स्थगित नहीं किए जा सकते, परमानेंट हैं, सतत हैं। कोई भी स्थिति ऐसी नहीं उपजेगी जिसमें नीति निर्देशक सिद्धांतों को स्थगित किया जा सके, सीमित किया जा सके। छठवां अंतर दोनों के बीच में, मौलिक अधिकार क्यों दिए गए हैं? मौलिक अधिकारों को देने का उद्देश्य जहां सरकार की निरंकुशता से बचाना है, और भी कारण है, वहां एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है, व्यक्तित्व के विकास के लिए जरूरी है। हमने अध्ययन के समय इस विषय को, इस बिंदु को बार बार समझने की कोशिश की थी कि मौलिक अधिकारों से हमें जो स्वतंत्रता का अधिकार मिला है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मिला है, शिक्षा का अधिकार मिला है, ये सब हमारे व्यक्तिगत विकास के लिए, व्यक्तित्व के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरे शब्दों में, नागरिकों के व्यक्तिगत व्यक्तित्व का विकास करने का ये अधिकार है। लेकिन नीति निर्देशक सिद्धांत समाज के विकास पे बल देता है। नीति निर्देशक सिद्धांत व्यक्तिगत विकास पर बल ना दे करके सामाजिक विकास पर बल देता है। सारे नीति निर्देशक सिद्धांत ऐसे बने हुए हैं जो समाज की ओर इशारा करते हैं, किसी एक व्यक्ति की ओर नहीं। अगला, मौलिक अधिकारों की सरकार द्वारा अवहेलना की जा सकती है। मौलिक अधिकारों की सरकार द्वारा अवहेलना की जा सकती है, जबकि नीति निर्देशक सिद्धांत मूलतः जनमत पर आधारित हैं। इसके कारण कोई सरकार इसकी अवहेलना नहीं करती। उल्टा ऐसा है कि आगामी जो चुनाव है, आगामी निर्वाचन में जनता का विश्वास खोने का भय उस सरकार को ज़्यादा रहता है जो नीति निर्देशक सिद्धांतों का पालन जिसने न्यूनतम किया हो, नीति निर्देशक सिद्धांतों का क्रियान्वयन जिसने न्यूनतम किया हो, उसे हमेशा
अगले चुनाव के परिणामों का भय रहता है, जबकि मौलिक अधिकारों में ऐसा नहीं है। मौलिक अधिकार सरकार इसकी जब चाहे तो अवहेलना कर सकती है। अगला बिंदु, मौलिक अधिकार मुख्यतः विभिन्न स्वतंत्रताओं पर बल देता है, स्वतंत्रताओं पर, फ्रीडम पर, जबकि नीति निर्देशक सिद्धांत जो हैं वो आर्थिक या सामाजिक अधिकारों की बात ज़्यादा करते हैं। हमने जितने भी नीति निर्देशक सिद्धांत पढ़े, चाहे इस तरीके से वर्गीकरण किया हो, चाहे गांधीवादी तरीके से, अन्य तरीकों से वर्गीकरण किया हो, हमने पाया कि उसमें अधिकतर मुद्दे ऐसे हैं जिनका ताल्लुकात, जिनका संबंध सामाजिक या आर्थिक मुद्दों से है। तो नीति निर्देशक सिद्धांत सामाजिक या आर्थिक मुद्दों पर बल देते हैं, जबकि मौलिक अधिकार हमारी स्वतंत्रता के विभिन्न पहलुओं पर ज़्यादा बल देते हैं। नौवां अंतर, मौलिक अधिकारों का लक्ष्य राजनैतिक है। लक्ष्य राजनैतिक, अर्थात इनका उद्देश्य राजनीतिक प्रजातंत्र की स्थापना, जिसमें स्वतंत्रता, समानता, ऐसे अधिकारों की बात होती है। राजनीतिक प्रजातंत्र, लक्ष्य राजनीतिक। नीति निर्देशक सिद्धांत का लक्ष्य क्या? भारत में सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र। तो एक और जहां मौलिक अधिकार राजनीतिक प्रजातंत्र की बात करते हैं, वहीं नीति निर्देशक सिद्धांत आर्थिक और सामाजिक प्रजातंत्र की बात करते हैं। ये तो हुई दोनों में अंतर की बात, और कितना अंतर है इसको अब हम विभिन्न दृष्टि से समझ चुके हैं। लेकिन इतने अंतर के बाद भी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है हमें समझना। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। मौलिक अधिकार और दिशा निर्देशक काफ़ी सीमा तक एक दूसरे के लिए संबल हैं। जैसा मैंने बताया कि मौलिक अधिकार राजनीतिक प्रजातंत्र की बात करते हैं, वहीं नीति निर्देशक सिद्धांत सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र की बात करते हैं। प्रजातंत्र की यदि हम बात करें, केवल प्रजातंत्र की, तो वो सभी तरह के प्रजातांत्रिक पहलुओं, प्रजातांत्रिक तत्वों से मिलकर बना है। तो केवल राजनीतिक प्रजातंत्र स्वयं में पर्याप्त नहीं है, या केवल आर्थिक प्रजातंत्र भी स्वयं में पर्याप्त नहीं है, तो दोनों एक दूसरे के पहलू साबित होते हैं। उच्च न्यायालय ने एक केस के मामले में अपना निर्णय दिया था, और उस निर्णय में कहा था कि संविधान के भाग 3 में जो अधिकार दिए गए हैं वे मौलिक अधिकार हैं, परंतु भाग 4 में दिए गए सिद्धांत देश के शासन में मौलिक स्थान रखते हैं। शासन में मौलिक स्थान रखने वाला भाग कौन सा है? भाग 4। भले ही अधिकारों की बात किसमें की गई है? भाग 3 में। इसलिए कुल मिलाकर मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांतों के बीच किसी तरह के संघर्ष का, किसी तरह के विरोधाभास का कोई प्रश्न ही नहीं दिखता, और ये दोनों एक दूसरे को सप्लीमेंट करते हैं, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। जहाँ तक दृष्टिकोण की बात है, नीति निर्देशक सिद्धांत और अधिकारों को लेकर, तो कार्यपालिका और न्यायपालिका का एक तरीके से परस्पर विरोधी दृष्टिकोण हो जाता है कई बार। कार्यपालिका जो है वो नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाए जा सकने की संभावना देखती है। नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं कार्यपालिका द्वारा। वहीं न्यायपालिका
मौलिक अधिकार उनके लिए इतने पवित्र हैं, इतने पावन है कि नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू करने के लिए इनमें प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। दूसरा, संसद संविधान में कोई भी संशोधन कर सकती है, लेकिन न्यायपालिका के मामले में संसद कोई ऐसा संशोधन नहीं कर सकती जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है, ऐसा न्यायपालिका की सोच है। संसद ऐसा कोई भी संशोधन नहीं कर सकती जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है। तो इस प्रकार कुछ बिंदु ऐसे हैं जिस पर परस्पर विरोधी दृष्टिकोण दिखता है। इसमें दूसरा पहलू क्या है? दूसरा पहलू है कि कभी कभी नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने का प्रयास मौलिक अधिकारों से टकरा जाता है। एक बहुत प्रसिद्ध केस है जिसे आप स्वयं अलग से उसका अध्ययन करें, जिसे हम कहते हैं केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस, इसमें दोनों के बीच की टकराहट स्पष्ट दृष्टिगोचर है, क्योंकि ये नीति निर्देशक तत्व को लागू करने के प्रयास में मौलिक अधिकारों से टकरा रहे थे इनके विचार। उदाहरण, जमींदारी उन्मूलन कानून भी है। जमींदारी उन्मूलन कानून, अब इसमें दो पहलू थे। संपत्ति के मौलिक अधिकार का हनन हो रहा था, क्योंकि जमींदारी उन्मूलन के तहत जमींदारों से उनकी जो संपत्ति थी वो ली जा रही थी, जबकि अधिकार कहता है कि उन्हें निजी संपत्ति का अधिकार है। तो संपत्ति के मौलिक अधिकार का हनन होते हुए इसमें देखा जा रहा था। लेकिन दूसरा पहलू था कि सामाजिक जरूरत थी। इस उन्मूलन कानून को बनाने के पीछे जो दूसरा पहलू था वो ये था कि जमींदारी प्रथा को समाप्त करना एक जरूरत समझी गई, एक आवश्यकता समझी गई। वो भी व्यक्तिगत जरूरत नहीं, सामाजिक जरूरत, देश हित में, वैयक्तिक हित से ऊपर उठकर। और इसीलिए इसमें इसको लेकर संविधान में संशोधन किया गया, जिसे हम 44वां संशोधन के रूप में देखते हैं। कुल मिला के निष्कर्ष क्या? इस अध्याय के अध्ययन के बाद हम किस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं? अधिकारों में स्वतंत्रता भी है और समानता भी है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान ये विचार बड़ा स्पष्ट हुआ कि संवैधानिक अधिकार बहुत महत्वपूर्ण हैं, और इसीलिए राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान स्वतंत्रता और समानता संबंधी विचार को संवैधानिक अधिकारों के रूप में प्रस्तुत किया जाने लगा। अर्थात इस बात पर बारंबार बल दिया जाने लगा कि इन बातों को, स्वतंत्रता को और समानता को, संवैधानिक प्रावधान के रूप में जोड़ा जाए। हमारे संविधान में इस जो लंबी परंपरा को हम मौलिक अधिकार के रूप में देख सकते हैं। 1950 से न्यायपालिका ने अधिकारों के महत्वपूर्ण संरक्षण की भूमिका भी निभाई है, और बहुत से ऐसे मामले सुप्रीम कोर्ट के सामने पहुंचे हैं जिस पे मौलिक अधिकारों की सीमाओं पर प्रश्न उठाया गया, मौलिक अधिकारों के संशोधन के अधिकार पर प्रश्न उठाया गया। लेकिन न्यायपालिका ने बखूबी अपनी भूमिका निभाते हुए हमारे मौलिक अधिकारों को अक्षुण्ण बनाए रखा है। और यदि संपत्ति के अधिकारों के संशोधन को स्वीकार किया है तो उसके पीछे बहुत सारे आर्थिक कारण थे। न्यायिक व्याख्याओं ने अनेक अधिकारों का क्षेत्र विस्तृत कर दिया। हमारी सरकार और हमारा जो प्रशासन है इसी दिशा में काम कर रहा है, अधिकार क्षेत्रों को और विस्तृत कर रहा है। एक और अधिकार जहां सरकार के कार्य की सीमा को तय करते हैं और देश में लोकतांत्रिक शासन सुनिश्चित करते हैं, वहीं दूसरी ओर ये अधिकार व्यक्तिगत स्वतंत्रता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के साथ समानता आदि के आधार पर व्यक्तित्व के विकास में भी बहुत मदद कर रहे हैं।
इस प्रकार हमने इस अध्याय का पूर्ण रूपेण अध्ययन कर लिया प्रारंभ से अंत तक। और जो प्रारंभ में हमने जिक्र किया था कि इस अध्याय में हम क्या क्या सीखेंगे समझेंगे, इस सभी बिंदुओं को छूते हुए विस्तार से बातों को समझा है। बातों को, विषय को सही समझे हैं या नहीं, इसके लिए एक प्रश्नावली भी है जिसमें 6 प्रश्न हैं। आप प्रयास करें कि इन प्रश्नों का हल इसी अध्याय में के लिए बनाए गए वीडियो से आप निकालने की कोशिश करें। पहला प्रश्न है, और सभी प्रश्न दीर्घ उत्तरीय हैं। तो पहला प्रश्न है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से आप क्या समझते हैं? हमारे संविधान में इनके जोड़े जाने का क्या महत्व है? नीति निर्देशक सिद्धांतों से जुड़ा हुआ पहला प्रश्न। दूसरा, 2 गांधीवादी, 2 समाजवादी और 2 उदारवादी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन करें। गांधीवादी, समाजवादी और उदारवादी, इन नीति निर्देशक सिद्धांतों को लें, थोड़ा उनका वर्णन करें। तीसरा, जो बहुत अहम है जो प्रश्न, और वह है मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्वों में अंतर बताएं। बिंदुवार, जिसका मैंने जिक्र किया है, ऐसा बिंदुवार आपको दोनों में अंतर बताना है। चौथा प्रश्न, अधिकार के क्या अर्थ हैं? अधिकार की परिभाषा दें। उसी में जुड़ा हुआ है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को रखने के कारण बताएं। मौलिक अधिकारों को संवैधानिक प्रावधान बनाए जाने के कारणों पर प्रकाश डालें। पांचवा प्रश्न, भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों का नाम लिखते हुए, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का नाम लिखते हुए किसी 3 मौलिक अधिकारों का वर्णन करें, उनकी सीमाओं के बारे में बताएं और यदि कुछ अपवाद हों उस पर प्रकाश डालें। और छठवां और अंतिम प्रश्न है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के दायित्व पर संक्षिप्त में लिखें। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग पर संक्षिप्त में एक लेख लिखें। इस प्रकार ये अध्याय आपका इन प्रश्नों के साथ यहाँ समाप्त होता है।